Good evening everyone. Welcome to the next session of PSTET preparation. आज का जो हमारा टॉपिक है वो एरिक एरिक्सन की थ्योरी के साथ रिलेटेड है. सीडीपी का ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है. लास्ट सेशन में हमने 3 थ्योरीज की थी. पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन सेकेंड थी कॉलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एंड वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट. एरिक एरिक्सन की थ्योरी है थोड़ी सी डिफरेंट इन थ्योरी से, पिछली थ्योरी से, क्योंकि इन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया. इन्होंने कहा कि एज वाइज बच्चे में जब डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट क्राइसिस को, डिफरेंट स्ट्रगल्स को फेस करना पड़ता है बच्चे को. और जब वो बच्चा डिफरेंट क्राइसिस को फेस करता है तो उन क्राइसिस के 2 ही आउटकम हो सकते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव आउटकम मीन्स जहाँ तो उस क्राइसिस में वो सक्सेसफुल हो जाएगा, है ना. अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेज में वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करता है. तो नेक्स्ट स्टेज की क्राइसिस को तब वो बच्चा बड़ी कॉन्फिडेंटली उसको सक्सेस की तरफ ले जाता है. लेकिन अगर वो बच्चा पहली स्टेज में क्राइसिस में नेगेटिव आउटकम के साथ ना, फेलियर के साथ फेस करता है, अगर उसको पहली स्टेज में क्राइसिस को फेस करने में फेलियर का फील होता है तो उसका इम्पैक्ट उसकी नेक्स्ट स्टेज पे, उसकी सक्सेस पे नेक्स्ट स्टेज की बहुत पड़ेगा, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी जो है वो अफेक्टेड हो जाती है जब वो फेलियर को फेस करता है, या फिर उसकी पर्सनालिटी बूस्ट अप हो जाती है अगर वो सक्सेस को फेस करता है. तो इसका मतलब एरिक्सन ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात की और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एनवायरनमेंट का क्या इफेक्ट है उसकी बात की कि एनवायरनमेंट से जहाँ क्राइसिस के का क्या इफेक्ट है, जहाँ हमारा सोसाइटी का क्या रोल है उस क्राइसिस को फेस करवाने में, उस क्राइसिस को सक्सेसफुली डील करवाने में हमारा क्या रोल है, उसके बारे में बात की थी. और अपनी थ्योरी को समझाने के लिए उन्होंने 8 स्टेजेस में इंडिविजुअल के लाइफ स्पैन को बांटा कि 8 स्टेजेस वो फेस करता है. बच्चा जो है, इंडिविजुअल जो है, अपनी पूरी लाइफ में 8 स्टेजेस को फेस करता है. तो पहली स्टेज जो है दैट इज ऑफ द ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट की स्टेज है. विश्वास और अविश्वास की स्टेज. ये स्टेज 0 से लेके 18 मंथ तक के बच्चे की स्टेज होती है. ठीक है जी. अब इस स्टेज में क्या होता है, बच्चा पूरी तरह से अपने आसपास के बंदों पे डिपेंड करता है, चाहे वो उसके पेरेंट्स हैं, चाहे कोई केयरटेकर है, चाहे कोई और बंदा है ना. हर अपनी एक्टिविटी के लिए, खाना है तब उसको देखना पड़ता है कि कोई मेरे को फीड कराएगा, मेरे को भूख लगी है, कोई मेरे को फीड कराएगा तभी करवाएगा ना, कोई मेरे को टॉयलेट करवाएगा तभी करवाएगा, कोई मेरे को साफ करेगा तभी करेगा, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता. तो उसकी एक डिपेंडेंट वाली स्टेज होती है. अब जब उसकी डिपेंडेंट वाली स्टेज होती है तो अगर तो उसका केयर टेकर, अगर उसको कोई पेरेंट्स जो है, मदर उसकी, अगर रिलायबल सोर्स उसको लगता है वो, कि वो उस पर विश्वास कर सकता है कि जब मेरे को भूख लगती है, मेरे को भूख लगने से पहले मेरी मदर को पता होता है कि इसका भूख का टाइम हो गया तो मेरे को फीड मिल जाती है. मेरे को मैंने अगर यूरिन पास आउट किया है तो मेरी मदर को जल्दी से पता चल जाता है, मेरे को गिल्ले में नहीं सुलाते, ये वाला बंदा, ये वाली लेडी मेरे को जल्दी से साफ कर देती है. तो उसको एक ट्रस्ट सा डेवलप हो जाता है उस बच्चे के अंदर कि मेरे पास एक रिलायबल सोर्स मौजूद है. इन केस अगर कोई क्राइसिस आता है, एक नया क्राइसिस, अभी उसका क्राइसिस सिर्फ फीडिंग का है ना, अभी उसके टाइम पे जो इवेंट चल रहा है ना, एक्टिविटी चल रही है, वो उसकी ज़रूरत बेसिकली फीडिंग की है. उसको यूरिन जारिन का भी नहीं है, गंदे गुंदे का भी नहीं उसको कुछ है, उसको सिर्फ अपनी भूख से मतलब है.
तो वो वाला उसकी इवेंट जो है वो अगर रिलायबली पूरी हो रही है किसी पर्सन पे, तो उसको वो लग रहा है कि ये रिलायबल सोर्स है मेरे लिए, मेरी इवेंट को पूरा करने के लिए, तो मैं इस बंदे पे, इस लेडी पे पूरी तरह से बिलीव कर सकता हूँ, ट्रस्ट कर सकता हूँ। इन केस कोई नया क्राइसिस आता है तो देयर विल बी अ पर्सन हु विल बी इन माई सपोर्ट ऑलवेज। तो ऐसी स्टेज उसकी डेवलप हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसको ऐसा रिलायबल सोर्स ना मिले कि उसको भूख लगी हुई है, सारा दिन उसको कोई पूछे ही ना, बाथरूम कर दिया सारा दिन उसको कोई पूछे ही ना, नींद आई हुई है उसको कोई पूछे ही ना, है ना, बिस्तर उसका ठीक ना कोई करे, कोई साफ ना करे, अगर उसकी तरफ कोई ध्यान ना दे, तो उसके माइंड में वो कह तो नहीं पाएगा अपने इमोशंस को, लेकिन उसकी एक मिसट्रस्ट की भावना जो है ना, एक इमोशन जो है वो डेवलप हो जाती है। अब ये जो मिसट्रस्ट की अगर उसमें इमोशन डेवलप हो गई, तो उसका एरिक्सन बोलते हैं कि जब वो बच्चा नेक्स्ट स्टेज में जाएगा, जब उसकी एज 18 मंथ को क्रॉस कर जाएगी, नेक्स्ट एक्टिविटीज को वो फेस करेगा, नेक्स्ट क्राइसिस को जब वो फेस करेगा, तब उस पे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इफेक्ट पड़ेगा इसका भी, ट्रस्ट का भी, कि एक विश्वास उसका बन गया, एक इसमें इसके साथ उसके अंदर होप वाली जो वर्च्यू है ना वो डेवलप हो गया, आशावादी बच्चा बन जाएगा कि कोई बात नहीं है, दुनिया बहुत अच्छी है ना, उसको उसकी दुनिया तो उसकी मदर ही है, उसका केयर टेकर ही है। अब उसका केयर टेकर उसको बड़ा रिलायबल मिला, तो उसको क्या फील होगा कि दुनिया बहुत अच्छी है, ये तो दुनिया बहुत अच्छी है, बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। तो इन केस अगर कुछ और भी क्राइसिस आते हैं मेरे लाइफ स्पैन में, तो मेरे वो क्राइसिस जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। एक होप्स वाला एटीट्यूड जो है उसके अंदर डेवलप हो जाता है, उसकी पर्सनालिटी के अंदर। तो नेक्स्ट स्टेज फिर आ जाती है 0 से 18 मंथ के बाद, 18 मंथ से लेके 3 ईयर वाली एज, अर्ली चाइल्डहुड वाली एज। ये जो अर्ली चाइल्डहुड वाली एज है, इसमें क्या क्या होता है, ये प्री स्कूल की एज है। इसमें बच्चा अभी तो उसमें चेंजेस आ रही हैं, उसको एक्टिविटीज कौन कौन सी फेस करनी पड़ रही है, वो क्रॉलिंग करनी उसने स्टार्ट कर दी ना, हो सकता है फिर उसके बाद में उसने वॉकिंग भी स्टार्ट कर दी बच्चे ने। अब बच्चा इसमें खुद से काम करने की कोशिश करेगा, मतलब आई विल वाला कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है। मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा सारे काम, आई विल ड्रेस माई सेल्फ, मैं खुद कपड़े पहनूंगा, ठीक है। तो अब इसमें हमारा रोल क्या हो जाता है, पेरेंट्स का रोल क्या हो जाता है कि बच्चे को सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो। सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने से क्या हो जाता है, एक तरह की सेल्फ एस्टीम और ऑटोनॉमी वाली स्टेज जो है ना वो डेवलप हो जाती है। मतलब खुद से उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है मैं ये काम कर सकता हूं। क्योंकि अगर बच्चा क्रॉलिंग सीख रहा है तो आप उसको एनवायरनमेंट ही नहीं प्रोवाइड करो, उसको कहो कि वो बच्चा क्रॉल करने की कोशिश करा, आप उसको उठा लो, नहीं नहीं इसके तो नीज पे चोट लग जाएगी, है ना। बच्चा चलने की कोशिश करा, नहीं नहीं ये तो गिर जाएगा। मतलब उसकी एक्टिविटीज को आप बूस्ट अप करने की बजाय उसकी एक्टिविटीज को स्नब करी जा रहे हो, तो फिर उसमें क्या आ जाएगा, एक शेम वाली भावना जो है वो डेवलप हो जाएगी कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो चल नहीं सकता, मैं क्रॉल नहीं कर सकता, मैं कपड़े, अब बच्चा कपड़े पहन रहा है तो उसने बार बार उल्टी निक्कर पहन ली तो उसको करे जाओ, नहीं पहनने आते मत पहनो ना, मैं पहना देता हूँ, ऑलवेज अवेलेबल बच्चे के लिए, तो उसको ड्रेस करना आएगा कब फिर, है ना। अगर बच्चा, तो हमारा क्या फर्ज बनता है इस स्टेज में कि अगर बच्चा क्रॉल कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है, ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो, सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दो, कि बच्चे का ख्याल भी रखो कि ऐसे चलने से क्या, ऐसी जगह पे ना वो चले कि उसको चोट लग जाए, है ना, कोई नुकसान हो जाए। अदरवाइज वो बच्चा एनवायरनमेंट, सूदिंग एनवायरनमेंट, उसको सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो कि वो अपनी एक्टिविटीज जो है, अगर उस पर विश्वास है उसका कि आई विल, आई कैन, तो आई कैन वाली उसके विश्वास जो है वो बना रहना चाहिए, ऑटोनॉमी
डेवलप होनी चाहिए उसमें। अदरवाइज अगर बच्चा कपड़े पहन रहा है खुद से तो उसको ठीक है, ठीक कर दो, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पहना, इसको ऐसे भी पहन सकते हैं, ओके। तो उसकी हेल्प कर दो ड्रेस में, लेकिन उसको पहनने दो, अपने आप उसको कपड़े पहनने दो, उसको एनवायरनमेंट ऐसा प्रोवाइड करो, स्पोर्टिव एनवायरनमेंट, ताकि उसकी ऑटोनॉमी डेवलप हो। और अगर आप बार बार उसको स्नब करोगे तो फिर उसमें कौन सा क्राइसिस आ जाएगा, कौन सी स्टेज आ जाएगी, शेम वाली स्टेज आ जाएगी। तो ये पर्सनालिटी डेवलप करनी भी हमारे हाथ में है ना। इस स्टेज में दो ही पर्सनालिटीज पे डेवलप हो सकती हैं, जहाँ तो वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, नहीं तो फिर वो शेम वाली उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी कि हर काम में वो शेम महसूस करेगा कि मेरे को नहीं आता, मेरे को तो कपड़े पहनना आता ही नहीं, मैं तो हर बार पुट्ठी निकर पहनता हूँ, हर बार मेरे को गाली पड़ती है। चप्पल मोस्टली आपने देखा होगा बच्चों को मजा आता है उल्टी चप्पल पहनने में, पर उसको डिसहार्ट करने की जरूरत ही नहीं है। उसका आत्म निर्भरता जो है उसको आप बूस्ट अप करो, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जी 3 से 5 ईयर की, ये स्कूलिंग की एज है। अब जब ये स्कूलिंग की एज है तो ऑब्वियसली इसमें नई एक्टिविटीज बच्चा सीख रहा है, नई एक्टिविटीज कि पढ़ना उसने सीखना है, उसने लिखना सीखना है, उसने राइम्स सीखनी है ना, बोलना सीखना है उसने, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे ब्लॉक्स के साथ आजकल जो प्लेवे मेथड में करवाते हैं, ब्लॉक्स के साथ उसको काउंटिंग सीखनी है ना, मैथ्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन, ऐसी एक्टिविटीज़, मतलब स्कूलिंग की स्टेज उसकी स्टार्ट हो गई। अब इस स्टेज में बच्चे को आपने क्लासरूम में या घर में अगर इनिशिएटिव नहीं लेने दिया, है ना, एक तो उसमें ये पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है कि हर काम को वो करने की कोशिश, नया है ना उसके लिए सारा कुछ, उसके लिए ये बुक्स नहीं है, ए फॉर एप्पल नया है ना, उसके लिए कॉपीज नहीं है, उसके लिए पेंसिल्स नहीं है। तो वैसे तो इस एज में ये प्री स्कूल की एज है एक्चुअली, तो इस एज में कॉपीज कुपीज का तो नहीं, चलो हम पिक्चर्स बुक के साथ रिलेट कर देते हैं, कोई टीवी के साथ, मीडिया के साथ उसको पोइम्स सिखानी शुरू कर देनी। पर इस एज में क्या होता है, बच्चा जो है ना वो इनिशिएटिव लेने की कोशिश करता है कि मैं ये वाला काम करूंगा, मैं ये वाला काम करूंगा, बड़े क्वेश्चन, पुट्ठे सीधे क्वेश्चन बड़े पूछने। पर उसके लिए वो पुट्ठे सीधे क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए बड़े मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, बच्चे की एज के हिसाब से बड़े लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हमने उस एज में उसको बूस्टअप किया, उसके क्वेश्चंस को एडमायर किया, तो बच्चा फिर इनिशिएटिव लेगा और लेगा ना। तो अगर हमने उसको एडमायर नहीं किया, इनिशिएटिव नहीं लेने दिया, तो फिर वो बच्चा गिल्टी फील करेगा कि नहीं, मेरे एक्शन से तो मैं तो इनिशिएटिव लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं तो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोरेशन, कोई टॉय ला के दिया तो वो बच्चा तो एक्सप्लोर कर रहा है, उसमें से देख रहा है, सीख रहा है, और हमने उसको स्नब कर दिया तो फिर उसको लगेगा कि मेरे से तो काम बिगड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा है मम्मा का, तो वो फिर गिल्टी फील करता है। तो ये गिल्टी वाली स्टेज आ जाती है। उसके मतलब हम पे डिपेंड करता है, बच्चा दोनों पर्सनालिटीज डेवलप कर सकता है, इनिशिएटिव को बूस्टअप आपने करना है कि गिल्टी को आपने बूस्टअप करना है। उसके बाद में आ जाती है 5 to 12 की एज। ये जो 5 to 12 वाली एज है, स्कूलिंग की एज है, चाइल्डहुड की एज है। इस स्टेज में बच्चा अब सब्जेक्ट्स सीख रहा है, नई स्किल्स, राइटिंग की, रीडिंग की, ऑरल स्किल्स सीख रहा है, मैथ्स सीख रहा है ना। तो अब बच्चे में कॉम्पिटेंसी की भावना आ जाएगी। वो ये नहीं देखेगा कि मैं कर सकता हूँ, वो देखेगा मैं उससे कैसा ज्यादा कर सकता हूँ कि कम कर सकता हूँ। मतलब कंपैरिजन आ जाएगा, कॉम्पिटेंसी आ जाएगी कि मैं अपने फ्रेंड से अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा काम प्रेजल वाला आ जाता है। जैसे कल हमने किया था कि बच्चा अपनी अटेंशन चाहता है ना, कि मैं कर सकता हूँ वाली एज तो है ही है, मैं उससे बेटर कर सकता हूँ वाली एज आ जाती है ये ना, फ्रेंड से बेटर।
तो अब हमारा फर्ज क्या, बीइंग अ टीचर हमारी ड्यूटी क्या बन गई कि अगर कोई बेटर कर रहा है उसको तो प्रेज करना ही करना है, पर जो दूसरा बंदा, दूसरा बच्चा जो पहले वाले बच्चे को लग रहा है कि मैं उससे बेटर कर रहा हूं, तो उस बच्चे को तो नहीं फील होना चाहिए कि ये मेरे से बेटर कर रहा है। वो कैसे फील होता है कि हमने उसको तो ट्रिपल स्टार दे दिए कि वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा किया, और दूसरे वाले उसको तो हमने पॉजिटिव उसकी आउटकम दे दी, लेकिन दूसरे वाले बच्चे को हम क्या करें, देखा उसको 3 स्टार दिए मैंने और तेरे को क्या मिला, 0, एक भी स्टार नहीं मिला। उसकी हमने कॉन्फिडेंस है, उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको हमने स्नब कर दिया। तो यहां पे फिर 2 पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते हैं, आइदर इंडस्ट्री की, मतलब डोमिनेटिंग की, मेरे को 3 स्टार मिले, है ना, तो फिर अगली बार और अच्छा करेगा वो, मेरे को 4 स्टार चाहिए, मेरे को 5 स्टार चाहिए। लेकिन जिसको आपने स्टार नहीं दिए उसको कम से कम हम इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तो ना दें, उसको कंपैरिजन नहीं करना है इसके साथ। अच्छे के लिए कंपैरिजन जरूर आप कर दो कि उससे अच्छा किया, है ना, अच्छे वाले को बूस्ट अप कर दो, पर गलत वाले को स्नब नहीं करना, क्योंकि आइदर उसमें इंडस्ट्री की अगर आपने बूस्ट अप कर दिया तो इंडस्ट्री की क्वालिटी आ जाएगी, लेकिन अगर आपने बच्चे को स्नब करने की कोशिश की तो उसका इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा। वो कर भी सकता होगा तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा, उसको हर बार यही लगेगा कि मैं सब बच्चों से पीछे हूं, मैं नहीं कर सकता, है ना, आई विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, मेरे में मेरा दिमाग ही कम है ना। जैसे कई बार पिछले जो ट्रेडिशनल हमारी हम जिस टाइम पे पढ़ते होते थे तो होता था कि इसके 0 नंबर आए हैं, खड़े करो सारे, शेम बोलो जी बच्चे की, ना शेम बोलो, तो उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो, इसकी पर्सनालिटी फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेगी। तो जिसके ये 10 में से 10 मार्क्स आए, क्लैपिंग करो बच्चे के लिए, वो तो बहुत अच्छी चीज है, क्लैपिंग करो, बूस्ट अप हो गया। पर जिसके नहीं आए उसके लिए क्लैपिंग नहीं अगर करनी तो उसके लिए शेम वर्ड भी मत यूज करो, उसके लिए पनिशमेंट वर्ड भी यूज मत करो, इसलिए कि उसकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है पर्सनालिटी में डेवलप ना हो जाए। ठीक है जी, ये आ गई 4th स्टेज। नेक्स्ट आ जाती है 5th स्टेज। 5th स्टेज आती है हमारी टीन एज वाली, 12 से 18 वाली। ये आइडेंटिटी पर्सनालिटी में डेवलप होनी शुरू हो जाती है, बच्चा ढूंढना शुरू कर देता है हु एम आई वाला कॉन्सेप्ट। बड़ी क्रूशियल स्टेज है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं, बॉडी शेमिंग भी हो सकती है क्योंकि बॉडी में भी बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, करियर की चिंता है, पता ही नहीं है कि मैंने कौन से सब्जेक्ट लेने हैं, पता ही नहीं है कि मैंने क्या बनना है, हर वक्त दिमाग में चलता रहता है बच्चे के हु एम आई वाला कॉन्सेप्ट, व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई डू, एम आई फिट फॉर दिस स्ट्रीम, एम आई फिट फॉर दिस स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है ना। अब इसमें हम आग में तेल वाला काम कर देते हैं। सोसाइटी क्या करती है, बच्चा पहले ही कंफ्यूज है, बच्चे को पहले ही नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए बना हूं, मेरे में क्या टैलेंट है ना, मैं कौन सी स्किल अच्छी कर सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल कोर्सेज कोई ज्वाइन करूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, कि मैं इंजीनियर बन जाऊँ, कि मैं वकील बन जाऊँ, कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, मैं पोइट है, मेरे में पोइट की क्वालिटी है, क्या है, उसको तो अपना हिडन टैलेंट पता ही नहीं है। और हम हिडन टैलेंट उसका बाहर निकालने की बजाय, उसकी आइडेंटिटी बाहर निकालने की बजाय हम क्या करते हैं, उस पर प्रेशराइज करते हैं, है ना, कि ये चल रहा है आजकल ट्रेंड, देखो ना बीटेक का बड़ा ट्रेंड है, आप बीटेक कर लो, बायोटेक्नोलॉजी का बड़ा ट्रेंड है, आप ये वाला कर लो। अब अगर इसमें बच्चा कंफ्यूज हो गया, है ना, आपके कहने से उसने अपनी आइडेंटिटी उसने भी मान लिया कि हाँ ठीक है मैं कर सकता हूँ, नॉन मेडिकल ले सकता हूँ, मैं बीटेक कर सकता हूँ, बच्चे के 90% से अबव मार्क्स आए हैं तो पेरेंट्स ने कह दिया 90% से अबव हैं, तू तो कर सकता है इजीली नॉन मेडिकल, तू तो इजीली मेडिकल कर सकता है, तू डॉक्टर बन सकता है, तो बच्चे ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या हुआ कि असल में वो बच्चा था ही नहीं उस आइडेंटिटी में फिट बैठने वाला, तो क्या होगा, उसको लेटर ऑन उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी,
क्योंकि असल जो आइडेंटिटी थी वो फाइंड आउट ही नहीं कर पाया। अगर तो वो अपनी आइडेंटिटी को इस स्टेज में फाइंड आउट कर पाएगा तो वो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, है ना। तो आइडेंटिटी उसकी मतलब बाहर निकल के आएगी उसकी पर्सनालिटी में। अगर वो डॉक्टरी के लिए बना हुआ है तो उसकी डॉक्टर वाली पर्सनालिटी बाहर निकल के आएगी। लेकिन अगर वो डॉक्टर वाली पर्सनालिटी के लिए बना ही नहीं था और आपने प्रेशराइज करके उसको डॉक्टर बना भी दिया, बन भी गया, तो उसकी पर्सनालिटी पे डॉक्टर तो आएगा ही नहीं ना। वो एक तरह की कंफ्यूज पर्सनालिटी रहेगा। वो असल में बेचारा पोइट है ना, असल में बेचारा शायर है, असल में उसको लिटरेचर में इंटरेस्ट है। आपने उसके हाथ में डॉक्टरी के औजार पकड़ा दिए तो वो वहां पे शायरी करेगा, तो वो इन फ्यूचर वो कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी रह जाएगा, जिसको कहते हैं ना ये बड़ी कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी है। टीचिंग प्रोफेशन के लिए नहीं कोई बना हुआ, उसको आप टीचर का रोल दे देते हो तो वे बड़ी कंफ्यूज सी पर्सनालिटी, हर सिचुएशन को फेस नहीं करना आता उनको। तो ये एज बड़ी क्रूशियल है। जो असल उसकी आइडेंटिटी है उसको पहचानने दो, क्योंकि वो पहचानने की एबिलिटी रखता है। ही इज केपेबल टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। इस स्टेज में इतना केपेबल वो है कि अपने आप को वो आइडेंटिफाई कर पाए। उसको टाइम दो कि आइडेंटिफाई करो, खुद भी आइडेंटिफाई करे, आप भी उसको आइडेंटिफाई डीपली करने की कोशिश करो, ट्रेंड के हिसाब से नहीं, उसके हिसाब से, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर इस एज में वो अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाया तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान दुनिया में बन जाएगी। लेकिन अगर नहीं तो फिर वो कंफ्यूजन में रहेगा, ऑल द टाइम उसकी पर्सनालिटी कंफ्यूज्ड रहेगी। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जी 18 से 40 ईयर वाली एज, एडल्टहुड वाली एज। अब अगर इस एज में पहचान बन गई, कॉन्फिडेंट बच्चा बीटेक के लिए बना था, बीटेक करके निकला है, तो ऑब्वियसली है कि उसको कॉन्फिडेंस है, मैं जो करना चाहता हूं मैं वो ही कर रहा हूं, तो उस प्रोफेशन में वो अपना 100% देगा। अब जब वो अपना 100% देगा, अपना कॉन्फिडेंस उसमें आ जाएगा, अपनी आइडेंटिटी उसने पहचान ली, तो फिर वो अपने पीयर के साथ इंटीमेसी, पीयर में किसी के साथ कोई बंदा उसको लगेगा कि इसके साथ मैं अपनी जो अचीवमेंट है, मैंने तो अचीव कर ली अपनी आइडेंटिटी, मैं अपनी अचीवमेंट इस बंदे के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं अपनी इमोशन इस बंदे के साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे फिर इंटीमेसी वाली स्टेज आ जाती है, यहाँ पे किसी के साथ लॉयल्टी वाली स्टेज आ जाती है। फिर बंदा फ्रेंडशिप करने की, मतलब फ्रेंडशिप वो रोमांटिक वाली फ्रेंडशिप नहीं, फ्रेंडशिप डीप हेल्दीएस्ट फ्रेंडशिप, है ना, कोई रिलेशन बनाने की उसमें एबिलिटी आ जाती है फिर, है ना। शादी वाली स्टेज हम कहते हैं ना, इसीलिए कहते हैं कि शादी वाली स्टेज 18 के बाद की है, मतलब आइडेंटिटी उसने ले ली है। अब उसको जब आइडेंटिटी मिल गई, यहाँ पे अगर वो कंफ्यूज रहा ना तो यहाँ पे भी फेलियर होगा, है ना, फिर उसका रिलेशन भी हेल्दी नहीं होगा। पर अगर यहाँ पे उसने अपनी आइडेंटिटी ले ली, इंटीमेसी किसी के साथ वो अगर करेगा तो उसमें सक्सेसफुल होगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है ना, वो परफेक्ट है, जो वो चाहता था वो उसने अचीव कर लिया हुआ है। अब सिर्फ उसने इमोशंस अपनी करनी है, शेयर करनी है, अपनी अचीवमेंट को शेयर करना है। तो इस टाइम पे जो रिलेशन बनेगा, अगर ये वाला आइडेंटिटी वाला स्टेप उसने इजीली पास आउट किया है, क्लियरली पास आउट किया है, तो ये वाला जो रिलेशन बनेगा वो हेल्दीएस्ट रिलेशन बनेगा। और अगर यहाँ पे ही वो कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी था, है ना, तो यहाँ पे ही अगर वो कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी था तो फिर उसको किसी के साथ नहीं उसको कंफर्टेबल जोन मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे भी वो जाएगा वो कॉम्प्लेक्स फील करेगा ना। जिस फ्रेंड के पास बैठेगा, जिसके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, जिसके साथ बातें करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, कुछ अचीव ही नहीं किया हुआ, उसको लगता है मैंने कुछ अचीव ही नहीं किया हुआ, तो ये तो मेरी बेइज्जती करेंगे पीठ पीछे, तो हेल्दी रिलेशन नहीं बन पाता, किसी के साथ इंटीमेसी नहीं हो पाती, कोई हेल्दी रिलेशन जो है वो डेवलप नहीं होता। तो फिर बच्चा किस में चला जाता है, आइसोलेशन में, अकेला रहना पसंद करेगा, डिप्रेशन में, यहाँ पे ही फिर उसको गलत आदतें भी पड़ सकती है। ठीक है जी।
तो आइसोलेशन वाली स्टेज, फिर उसकी पर्सनालिटी आइसोलेटेड हो जाएगी। तो इस स्टेज में कौन सी पर्सनालिटी डेवलप करनी है, ये हमारे हाथ में भी है और बच्चे के हाथ में भी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है जी 7th स्टेज। अब बच्चे की हम मान के चल रहे हैं अच्छी स्टेज चल रही है ना, पॉजिटिव आउटकम आ रहा है, हेल्थीएस्ट रिलेशन बन गया 40 से 65 ईयर्स वाली एज, हमारी एज। अगर इसका रिलेशन यहाँ पे हेल्थीएस्ट है, आइडेंटिटी थी, हेल्थीएस्ट रिलेशन था, तो अब हमें फील होता है कि अब हम अपने अलावा अपने आइडेंटिटी को दूसरों के लिए यूज कर सकते हैं ना। जनरेटिविटी का फेज आ जाता है, मतलब हम कुछ जनरेशंस के लिए कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करने की एबिलिटी है, और क्रिएट करने की भी एबिलिटी है और हम उसको नर्चर भी कर सकते हैं, नर्चर करने की एबिलिटी भी है। हम सोशल फॉर्म में भी अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, हम सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेज जो है वो फिर डेवलप हो जाती है 40 to 65 ईयर की एज में, कि जैसे हेल्थीएस्ट रिलेशन है तो फैमिली बनाने की, फैमिली को आगे प्रोड्यूस करने की, उनको नर्चर करने की, उनके मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम अच्छी तरह से निभा पाएंगे अगर हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर चुके हुए हैं, अगर हमारा रिलेशन हेल्थीएस्ट है, तो आगे हमारी जो जनरेशन है उसको हम अच्छे से बूस्ट अप कर पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि क्रिएट करने की, नर्चर करने की, सोसाइटी को के लिए कुछ करने की हमारे में एबिलिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे हम पास आउट अच्छे से नहीं हुए, आइडेंटिफाई अपने आप को नहीं कर पाए, रिलेशन हमारा हेल्थीएस्ट नहीं है, आइसोलेशन में है, हम डिप्रेशन में हैं, तो फिर हमारी आएगी जनरेटिविटी। यहाँ पे मेरे को टर्म भूल गई ना, चलो देखते हैं। और स्टेगनेशन की, है ना, कि अब फिर नहीं, अगर कुछ नहीं अगर हम जिंदगी में कर पाए तो हम फिर क्या, इस एज में फिर हमारी सोच क्या हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाए, है ना, वी आर फेलियर। तो अगर हम फेल हैं तो जिंदगी रुक सी गई है, अब इस जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने को, है ना। किसके लिए करें, हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम किसके लिए करेंगे, क्या करेंगे वाली सिचुएशन आ जाती है, मतलब जिंदगी एक स्टेगनेंट सी हो जाती है, रुक सी जाती है। फिर तो लास्ट में आ जाती है 65 प्लस की एज अप टू 90 ना, लेट एडल्टहुड अप टू डेथ कह लो, तो अप टू 90 कह लो। अगर तो आइडेंटिफाई कर लिया हमने अपने आप को, हेल्थीएस्ट रिलेशन बना लिए, सोसाइटी के लिए, जनरेशन्स के लिए, अपने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए हमने किया है कुछ, तो इस एज में आके एक कंटेंटमेंट सी होती है ना, एक संतुष्टि सी होती है कि पीछे हम अपने देखते हैं, एक ईगो इंटीग्रिटी सी होती है कि हमने पीछे अगर जाके देखे तो हमने बहुत किया है और हम सेटिस्फाइड हैं, हमने बहुत कुछ अचीव किया है, हमने बहुत कुछ किया है, हम अब भी कर सकते हैं, है ना, और लाइफ से एक तरह की संतुष्टि होती है। और अगर जिन्होंने जो पीछे सेटल नहीं हुए, है ना, सपोज किसी को आइडेंटिटी नहीं मिली, प्रोफेशन अच्छे से नहीं गया, रिलेशन आगे फैमिली रिलेशंस अच्छे नहीं रहे, है ना, जनरेशन के लिए कुछ नहीं कर पाए अपने बच्चों के लिए, जब बच्चे भी आगे प्रोडक्टिव नहीं निकले, सोसाइटी के लिए नहीं कभी कुछ किया, पीछे अगर हम जा के देखें तो हमें सेटिस्फेक्शन ना हो कि ज़िंदगी में हमने किया क्या है, बस बड़े ही होते गए, बड़े ही होते गए, अब तो कुछ किया ही नहीं, तो वो एक निराशा सी हो जाती है ना। जैसे हम कहते हैं ना कि सास और बहू का रिश्ता हेल्दी नहीं होता, तो वो क्यों नहीं होता, एक तरह की कंटेंटमेंट नहीं होती अपनी लाइफ में कि पीछे हमने कुछ नहीं किया, तो जो कर रहा है
उसके साथ फिर अपना कंपैरिजन हो जाता है कि यार हमने तो ये वाला कुछ किया ही नहीं था, हमें तो ज़िंदगी से कुछ मिला ही नहीं, हमने ज़िंदगी को कुछ दिया ही नहीं। तो वो एक असंतुष्ट सा, डेस्पेयर सा फेज आ जाता है। तो आइदर पर्सनैलिटी डेवलप हो जाएगी डेस्पेयर में, अगर हम कंटेंट नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, और अगर हम अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं तो इंटेग्रिटी वाली, कंटेंटमेंट वाली लाइफ जो है वो, पर्सनैलिटी जो है वो आप में डेवलप हो जाती है। तो ये था एरिक्सन की 8 स्टेजेस जो उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की कि पर्सनालिटी ऐसे 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 करके डेवलप होती है। उनके बाद, उनकी डेथ के बाद, उनकी वाइफ जो थी, उन्होंने भी इनके नोट्स को थॉरोली स्टडी किया और उन्होंने कहा कि यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। हम जो पर्सनालिटी डेवलप करते हैं ना, वो पर्सनालिटी लेटर एजेस में, लास्ट स्टेजेस तक डेवलप करते रहते हैं, इवन डेथ तक। मतलब उन्होंने लेटर 90s की बात की कि अगर कोई बंदा 90s तक है ना दुनिया में, तो उसकी पर्सनालिटी पे पिछली स्टेजेस का इतना फर्क नहीं पड़ता ना। उस स्टेज में जाके बंदा रिकॉल करता है कि मैंने पीछे क्या क्या किया है, पर जितना मर्जी अच्छा किया हो, बहुत रेयर होता है कि वहाँ पर पहुँचते पहुँचते सारे पॉजिटिव आउटकम ही हों। वहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, लेटर 90s में बॉडी अपना साथ देना बंद कर देती है ना, बहुत सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी स्टेजेस में जो नेगेटिव आउटकम है वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं। हमें लगता है कि पहली जो स्टेज ट्रस्ट और मिसट्रस्ट वाली थी, अब इस स्टेज में तो मिसट्रस्ट ही है, किसी पे विश्वास नहीं रहता। कोई ऐसा बंदा नजर नहीं आता जिस पे आप आंख बंद करके विश्वास कर लो कि ये मेरे लिए खड़ा है ना। जब आप लेट 90s में पहुंच जाते हो, कभी भी आपके काम को एप्रिसिएशन नहीं मिलती ना, तो गिल्ट सा महसूस होता है कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे, हम बच्चों पे बोझ हैं, हम सोसाइटी पे बोझ हैं ना, अब तो मर ही जाना चाहिए। वो गिल्ट वाली फेज एक आनी शुरू हो जाती है। अपनी आइडेंटिटी तो वैसे ही लूज हो जाती है, कल्ला रह जाता है बंदा, बच्चे अपने अपने फैमिलीज में बिजी, और सोसाइटी के साथ वैसे हमारा कोई लेना देना नहीं, मूवमेंट ही बंद बाहर की, तो आइसोलेशन वाली स्टेज आ जाती है। वैसे ही कल्ले, जबरदस्ती हमें कल्ला आइसोलेशन वाली स्टेज में रहना पड़ता है। और इन सब से फिर स्टेग्नेशन वाली स्टेज तो आ ही जाएगी, लगेगा कि जिंदगी का फायदा ही कोई नहीं, सांस ही ले रहे हैं बस, है ना, स्टेगनेंट है जिंदगी, थम सी गई है, आगे तो कुछ भी नहीं है हमारे करने लायक, हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे रहे, है ना, हम सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे, तो स्टेगनेंट वाली लाइफ आ जाएगी। डेस्पेयर ऑब्वियसली है, फिर कंटेंटमेंट कहाँ से आएगी, फिर वो दुखी रहना शुरू हो जाता है बंदा, मौत से डर आना शुरू हो जाता है कि जिंदगी खत्म हो जानी है। पर बहुत सारे, फिर उन्होंने साथ में ये भी बोला कि ये तो जनरलाइजेशन है कि 90 की एज में ऐसी ऐसी नेगेटिव आउटकम्स आती हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो इस एज में जाके स्पिरिचुअलिटी को टच कर लेते हैं, जिनको इन पॉजिटिव नेगेटिव आउटकम के साथ, आइसोलेशन, स्टेग्नेशन, इनके साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक जीवन का तर्क महसूस कर लेते हैं फिर, है ना, जो किया है उससे भी संतुष्ट है, जो नहीं किया उसके लिए भी उनको कोई रिग्रेट नहीं है। तो वो अपनी लाइफ को स्मूथली बस एंड की तरफ लेके जाना चाहते हैं कि अब हमारा जो सफ़र है वो नेक्स्ट स्पिरिचुअल लेवल तक मतलब है, स्टार्ट है, अब हमारा नया सफ़र जो है वो शुरू होने वाला है। तो ये भी बातें कुछ कही। तो ये था हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के फेजेस, अलग अलग, रादर 8 ही फेजेस हैं। तो अब इस थ्योरी का सबसे जो पॉजिटिव एस्पेक्ट था ना, मतलब इसका कह लो कि इसमें पॉजिटिविटी क्या थी कि पर्सनालिटी की बात की है एरिक्सन ने। हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का, हमने सारी थ्योरीज जो है चाइल्ड सेंटर्ड पढ़ी हैं, लेकिन यही एक थ्योरी है जिसमें एडल्टहुड तक की बात की गई है, हमारी बात भी हुई है ना, हमारी पर्सनालिटी,
मतलब पर्सनालिटी अगर किसी एक स्टेज में डेवलप नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्स्ट स्टेज में बंदा अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएगा। इम्प्रूव कर पाएगा, मुश्किल आएगी पर इम्प्रूव कर पाएगा, है ना। नेक्स्ट में वो पॉजिटिव वाला अगर आइडेंटिटी नहीं मिली तो यहाँ पे आके कोशिश करके वो अपनी आइडेंटिटी ले सकता है, हेल्थीएस्ट रिलेशन बना सकता है। बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल हैं कि अगर अपने टाइम पे बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ, अगर प्रोफेशनली बंदा कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है कि उसके फैमिली रिलेशन हेल्थीएस्ट नहीं है। फैमिली रिलेशन उसके भी हेल्दी हो सकते हैं अगर वो इसमें एफर्ट लगाए तो, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो एरिक्सन ने टच किया कि स्टेजेस में फेलियर का और सक्सेस का असर पड़ता है हर स्टेजेस पे, पर उस असर को हम कम कर सकते हैं कोशिश से। ठीक है जी। तो और नेगेटिव इसका यही था कि जैसे इन्होंने कहा कि लेटर एजेस में जाके हमारी हम पॉजिटिविटी नहीं ले सकते। मतलब एक अगर स्टेप गलत हो गया तो उसका इफेक्ट नेगेटिव 100% पड़ेगा, या किसी टाइम पे जाके ये वाली स्टेज हम रिपीट नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। अगर किसी को 18 साल तक की एज में आइडेंटिटी पहचान नहीं हुई कि मैं क्या करना चाहता था, तो हमारी एज में भी हो सकती है। अगर मैं सपोज उस एज में शायर बनना चाहती थी, कुछ लिखना चाहती थी, है ना, कुछ नेचर के बारे में, कुछ लोगों के बारे में कुछ कहना चाहती थी, उस एज में मेरे को मिला नहीं मौका, जहाँ आइडेंटिफाई नहीं कर पाई मैं अपने आप को, तो अभी भी मेरे पास टाइम है। हो सकता है वो वाली क्वालिटी मैं इस एज में अपनी पहचान लूँ और पहचान के उसको एक्सप्रेस कर पाऊँ ना। तो ये एरिक्सन नहीं मानते थे। वो कहते थे कि ये आइडेंटिटी वाला फेज सिर्फ यही है, पर ऐसा नहीं है ना। और दूसरी बात है कि उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया, मतलब कॉजल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर कोई बंदा नेगेटिव आउटकम ले आता है ना, तो उसको हम रेमेडी उसकी क्या है। वर्बली बताया जरूर उन्होंने कि हो सकती है, पर कैसे हो सकती है उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दी अपनी थ्योरी को। तो ये थोड़ी सी इनकी ड्रॉबैक थी। अदरवाइज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की है। तो ये हमारा चैप्टर था जी एरिक्सन थ्योरी ऑन द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट हमने टॉपिक लेना है, शायद आज ही ले लेंगे हम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की सारी डेवलपमेंट की बात हो गई, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी, मॉरल डेवलपमेंट की भी, सोशियो कल्चरल की भी, कॉग्निटिव की भी। अब हम एजुकेशन की बात करेंगे कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड क्यों होनी चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में और जो ट्रेडिशनल हमारी टीचिंग मेथड था जिसमें टीचर सेंटर्ड थी एजुकेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन दोनों में से किसके फ़ायदे हैं और किसके क्या नुकसान हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।